नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ आए हैं और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे जिसे सॉल्व करने के बाद आपको महसूस होगा कि पॉलिटी को जानने से ज़्यादा समझना जरूरी होता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से किन विधेयक या विधेयकों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या सिफारिश जरूरी है? पहला, नए राज्यों का गठन या राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए। दूसरा, धन विधेयक। तीसरा, व्यापार की स्वतंत्रता का निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक। चौथा, कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि कौन कौन जरूरी है और इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4 यानी सब। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये ऐसा प्रश्न है कि यदि आप केवल लुसेंट पढ़े होंगे तो इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, फिर भी प्रयास करते हैं। किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे। आपको लगता होगा कि पॉलिटी बड़ी आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, बस अर्थ समझ लें। अब देखिए रीजनिंग कैसे पॉलिटी में बनता है। इट्स लाइक यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इस संदर्भ में निम्न परिणामों में कौन सा सही है? आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा पूरा। विधेयक पारित नहीं समझा जाएगा क्योंकि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्य अनुपस्थित थे, वे मतदान में भागीदार भी नहीं थे। दूसरा, विधेयक पारित नहीं माना जाएगा क्योंकि मतदान करने वालों में से 2/3 सदस्य इसके पक्ष में मतदान नहीं किया। तीसरा, विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, पुनर्विचार के लिए इसे लोकसभा को लौटाना होगा। चौथा, विधेयक पारित घोषित कर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक साधारण विधेयक पे मतदान होना है। ठीक है, लिखा हुआ है साधारण विधेयक पे मतदान होना है। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि किस प्रकार का विधेयक है या मतदान की संरचना कैसी है। आप जानते हैं साधारण विधेयक का जब मतदान होता है तो वो 50% + 1 होता है, यानी कि 120 सदस्य हैं तो 61 अगर सहमति दे देते हैं सदस्य तो बिल पास हो जाएगा। यहाँ पे 75 सदस्य सहमति दिए हैं तो बिल पास माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब चूंकि ये विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया है तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? पहला, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। दूसरा, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तीसरा, वित्त विधेयक को पारित करने की स्थिति में। या चौथा, साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में। केवल 3 और 4 की स्थिति में बुलाया जाएगा। संविधान संशोधन में नहीं होता है। आर्टिकल 368 और 110 जो मनी बिल है यानी धन विधेयक, उसमें भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, पूरे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ये बस ऐसे ही हम लोग उसे कहते हैं, क्योंकि जब आप बजट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में ही या फिर पॉलिटी में ही थोड़ा बजट को बढ़िया से पढ़ेंगे तो समझेंगे कि बजट शब्द कहाँ से आया है, ये किस शब्द की उत्पत्ति है और इसे क्यों बजट शब्द से कहा जाता है। और दूसरा है कि एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। 1921 में आप कहीं कहीं इसे 1924 भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं तो 1924 पढ़ रहे होंगे, और अगर आप पॉलिटी के विद्यार्थी हैं तो 1921 पढ़ रहे होंगे। तो 1921 में एक वर्ष समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। और 2017 में
फिर से रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है 2017 में। ठीक है, 2017 का जो बजट है वो उस समय से आ गया है, लेकिन इसकी सहमति 2016 में ही ले लिया गया था। तो इसका सही आंसर है बी, यानी केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। दूसरा, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और संघीय बजट की तैयारी और सदन में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है। दूसरा, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग ये काम करता है, ना कि राजस्व विभाग। दूसरा है, अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा व मतदान होता है। दूसरा, राज्यसभा में अनुदान की मांग पर न तो चर्चा होती है न ही मतदान। तीसरा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। इसको बताना है कौन सा कथन सही है, तो पहला और तीसरा सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर लोकसभा में मतदान होता है किंतु राज्यसभा में नहीं। दूसरा, संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति है। तीसरा, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति नहीं है। चौथा, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल 3 और 4 सही है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होती है तो क्या होगा? एकदम क्लियर है कि सरकार गिर जाएगी, तो डी इसका सही आंसर है। वित्त विधेयक के विषय में प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन होगा, ये आपको चुन के बताना है। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे देखते रहिएगा। वैसे मैं बता दूं, ये इसका सही आंसर है, पूरा का पूरा सही प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के प्राधिकार के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा है, लोक लेखा निधि से किए जाने वाले सभी वितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकार की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ए, यानी पहला ही केवल सही है। तो इस स्थिति में जो भाग 12 के अध्याय 1 में 3 प्रकार की निधि है, संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। तो संचित निधि आर्टिकल 266, लोकलेखा निधि 266 और आकस्मिक निधि 267 है। तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। आकस्मिक निधि 1960 में शुरू हुई थी और ये राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि का भाग है? न्यायिक जमा, बचत, बैंक राजस्व, बैंक जमा या राजस्व? तो इसका सही आंसर है ए, मतलब चौथा नंबर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन का प्रभाव रखने वाले किसी संशोधन को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, वित्त विधेयक में कर को बढ़ाने या घटाने संबंधी संशोधन संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला ही सही है, यानी ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आप वीडियो पॉज करके इसे देख लेंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तीसरा नंबर ही केवल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कटौती प्रस्ताव, गिलोटिन, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये संसदीय शब्दों के ऊपर एक वीडियो मैंने बना दी है, आप चाहे तो उसे जा कर के देख सकते हैं। इसका सही आंसर कौन सा इसमें प्रश्न है कि भारत के संघीय बजट से संबंधित है, तो पहला और दूसरा ही संबंधित है। गिलोटिन महत्वपूर्ण शब्द है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? अस्थायी सरकार केवल लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा है, लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है।
आपको बताना है कि क्या इसमें सही है, तो केवल दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न है, संसद राज्य की सूची के विषय में विधि बना सकती है। ए, यदि संसद राष्ट्रीय हित में इस आशय का संकल्प पारित करती है। बी, यदि उच्चतम न्यायालय संसद को आवश्यक सत्ता प्रदान करता है। सी, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राज्य का विचाराधीन विषय राष्ट्रीय महत्व का है। और डी, यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर किसी विषय को राज्य सूची से संघ सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर देती है। आपको बताना है कि संसद राज्य सूची के विषय में किस प्रकार विधि बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के विषय में तो आपको याद होगा आर्टिकल 249 राज्यसभा, पढ़िएगा एक बार। सी, राज्यसभा की अन्य अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने के संदर्भ में। दूसरा, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को प्राधित करने के संदर्भ में। तीसरा, राज्यों को सृजन तथा उन्मूलन के संदर्भ में। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला और दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा, संबंधित राज्यों की सहमति से। तीसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में। चौथा, राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में। पांचवा, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो भाई साहब सब सही है, भाई साहब नहीं, जो और सुन रहे हैं वो भी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कैसे, आपको बताना है कैसे। सभी राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से कम आधे राज्यों की सहमति से। ठीक है, इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आप आर्टिकल 253 एक बार पढ़िएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के संबंध में। दूसरा, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के संबंध में। तीसरा, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। चौथा, संविधान में संशोधन के विषय में। तो समान शक्ति जो है उसके बारे में बात हो रही है, तो इस हिसाब से संविधान संशोधन सही आंसर है। अगला प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संसद का प्रत्येक सदन चर्चा एवं कार्यवाही को प्रकाशित कर सकता है और अन्य व्यक्तियों को प्रकाशित करने से रोक सकता है। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन को सदस्यों एवं बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर दंडित करने की शक्ति है। तीसरा यानी सी, संसद के प्रत्येक सदन को बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार है। डी, संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन के अंदर बहस और कार्यवाहियों की स्वतंत्रता है, किंतु इसकी जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी मेरे ख्याल से सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय जांच नहीं कर सकता है कि अंदर क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने वाला प्रथम सांसद लोकसभा से था। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव है। कौन सा सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि 60 बार जो लगातार एब्सेंट थे वो नवंबर 2000 के आसपास की घटना है। पंजाब से एक निर्दलीय राज्यसभा के सांसद थे बरजिंदर सिंह, वो 60 लगातार बैठक से अनुपस्थित थे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का जो क्षेत्र है वो लद्दाख है। ठीक है, और इसी में कोई पूछ दे सबसे छोटा कौन है, तो दिल्ली का सबसे फेमस जगह चांदनी चौक, सबसे नहीं लेकिन एक प्रसिद्ध जगह तो है। फिलहाल लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, ए, लोक लेखा समिति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार 1937 में बनी।
बी, लोक लेखा समितियों की कुल सदस्य संख्या 25 है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सी, कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। या डी, इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है। इसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल सी ही सही है। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, इसका सदस्य हमेशा विपक्ष से चुना जाता है। ठीक है, और लोक लेखा समिति के कुल सदस्य संख्या 22 है जिसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 है। और लोक लेखा समिति भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आया था, जो 1921 में अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की गई। 2, यह एक अस्थायी वित्तीय संसदीय समिति है जिसकी कुल सदस्य संख्या 25 है एवं लोकसभा में राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा, कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता किंतु इस समिति का अध्यक्ष राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? और भाई साहब केवल पहला कथन सही है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस समिति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व की जाती है। दूसरा, यह समिति अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति उसके प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाता है। तीसरा, इस समिति के द्वारा केंद्र सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जाँच की जाती है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल तीसरा कथन सही है, बी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है? ए, यह प्रशासन में दक्षता एवं मितव्ययता लाने की वैकल्पिक नीतियां सुझाती है। बी, यह परीक्षा करती है कि प्राक्कलन में जो नीति निर्धारित की गई है उसकी सीमाओं में रहते हुए धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं। सी, यह सुझाव देती है कि संसद में अनुमान किस तरह प्रस्तुत किया जाए। या डी, यह सरकारी अतिव्ययता को रोकने में सहायक है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर संसद में विचार विमर्श किया जाता है। तो कौन सा अधिकारिता को नहीं बताता है? इसमें डी जो है वो नहीं बताता है। अगला प्रश्न, संसद के विभाग संबंधी अस्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला यानी ए, लोकसभा की नियम समिति के अनुशंसाओं पर संसद में 1990 के दशक में विभागीय समिति का गठन किया गया। बी, गठन के समय इनकी संख्या 17 थी जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 24 हो गई है। सी, प्रत्येक विभागीय अस्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल रहते हैं। डी, प्रत्येक विभागीय अस्थायी समिति में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो डी जो है वो गलत है। अगला प्रश्न, सदन के पटल पर किसी मंत्री के द्वारा की गई वचनबद्धता की परिपूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? भैया डी, लोक आश्वासन समिति करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में संसदीय समितियों का गठन नहीं किया गया है? ए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति। बी, महिला सशक्तिकरण समिति। सी, अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति। या डी, विशेषाधिकार समिति। किस विषय पर संसदीय समिति का गठन नहीं है? वह अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति। परामर्शदात्री या सलाहकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसदीय समिति नहीं है। यह समिति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। तीसरा, इस समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। चौथा, इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो केवल पहला और दूसरा यानी ए ऑप्शन सही है। ये सूची है जिसको सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। आप वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ए इसका सही आंसर है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों को परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, या प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो ए इसका सही आंसर है।
राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु जम्मू एवं कश्मीर की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। गजब, क्या ऑप्शन है। राज्यों के राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 2, 3, 4 गलत है, केवल पहला ही इसका सही है। आर्टिकल 150 देखिएगा, तो एक से अधिक जगह पे वो राज्यपाल बन सकते हैं। 155 में राज्यपालों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति होती है, और 370 भी कहता है कि वहाँ के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और 159 देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि राज्यपाल को कौन दिलाते हैं। तो ये प्रश्न तो हो गया। अगला, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। ये मजेदार क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए और समझिए। कोई क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। 1 यानी ए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। बी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। सी, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। या डी, राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति। एक्चुअली इसका आंसर डी होगा, क्योंकि राज्य के हर विश्वविद्यालय के चांसलर गवर्नर खुद होते हैं। विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है, तो डी ऑप्शन इसमें आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि वाइस चांसलरों की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य के मंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। आपको बताना है कौन सा। तो पहला और दूसरा जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उपबंध है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 2, वह साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान रखने वालों को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर सकेगा और यह संख्या विधान परिषद के कुल सदस्यों की 1/6 भाग होगी। वह राज्य की विधानसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि उसे ऐसा लगे कि राज्य विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। 1 आंग्ल भारतीय समुदाय की हो सकती है। राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 2, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। तीसरा, 6 माह की समाप्ति पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य की विधानमंडल द्वारा स्वीकृति नहीं मिली हो। तो कौन सा सही है? दूसरा सही है। को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। और राज्यपाल की अध्यादेश की जो समय सीमा है वो 6 महीने का नहीं अपितु 6 सप्ताह का है, ठीक है। और राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है। 2, राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है। 3, राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। और राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 3, 4 सही है, ठीक है। स्थगित जो है राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो खुद करते हैं स्थगित करने का। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? जब केंद्र सरकार उसे ऐसा करने के लिए कहे? बिल्कुल नहीं।
जब राज्य में कानून एवं व्यवस्था की समस्या हो, ये भी ऑप्शन नहीं है। जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में न हो, राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना है, तो आगे नहीं बढ़ना है। आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, सबों का करता है। डी सही आंसर। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उसे विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति नहीं देगा। दूसरा, विधेयक पर स्वीकृति दे देगा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडल को वापस लौटा देगा, या डी, विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा। नीचे में से 3 सही नहीं है, पहला सही है, स्वीकृति ही नहीं देगा, क्योंकि राज्य के न्यायपालिका के संदर्भ में सारा का सारा पावर केंद्र के पास है। तो आप इस संदर्भ में आर्टिकल 200 देख सकते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जबकि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति स्वैच्छिक है। 2, कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफ कर सकता है। कौन सा कथन सही है? ये दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। अब कैसे नहीं है वो जानिए। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत और 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो गलत हो गया पहला भी, क्योंकि पहला में 2 बातें लिखी हुई, तो पहला गलत। और कोर्ट मार्शल के संदर्भ में आता है, राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के मामले में मृत्यु दंड की जब बात हो जाती है तो राज्यपाल वहाँ पे कम पावरफुल है, या कहिए कि उनको पावर ही नहीं है कि मृत्युदंड की सज़ा को वो माफ़ नहीं कर सकते हैं, उसे स्थगित कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। जब स्थगित करेंगे तो उसे उसको कारण बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न, राज्यों के राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षमादान की शक्ति। 2, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। 3, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। 4, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल 3 और 4 सही है। ठीक है, विवेकाधीन में क्षमादान की शक्ति नहीं होती है, उनको बताना पड़ेगा। आर्टिकल 161 की जो बात है उन्हें बताना पड़ेगा। और अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 213 है, इसके मामले हम लोग पढ़ चुके हैं। और विवेकाधीन की बात करें तो आर्टिकल 356, 200, 239 ये सब उनके विवेकाधीन में आ सकता है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। दूसरा, विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। तीसरा, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संबंध में निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। डी, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ए सही नहीं है। विवेकाधीन के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 163 में, जब आप देखेंगे तो विवेकाधीन शक्ति की चर्चा की गई है 163(2). ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के चयन के विषय पर सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव नहीं दिया है? केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनीतिक की नियुक्ति नहीं होगी। बी, ऐसे वियोजित व्यक्ति जिसका राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता न हो की नियुक्ति नहीं होगी। सी, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य होगा। और डी, राज्यपाल नामधारी शासक रहे न कि केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि बन के। कौन सा सुझाव नहीं दिया था? तो वो बी सुझाव जो है वो नहीं दिया था। अगला प्रश्न,
संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका तात्पर्य होगा दूसरा, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। तीसरा, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा समझता। चौथा, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो किस कारण से छोड़ा गया आपको बताना है। तो दूसरा छोड़ के बाद बाकी सारा कारण था 1, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के संबंध में उपबंध है। यह उपबंध भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राज्यपाल नहीं बन सकता। तीसरा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। और चौथा, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत में महिला दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा कथन सही है। सही है डी। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल या भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी के बारे में मुझे याद नहीं है वो क्या थी, लेकिन राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य एवं सरकार का मुखिया होता है। बी, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया की चर्चा की गई है। सी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। डी, मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से यदि किसी राज्य में दूसरा सदन है, किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सी नंबर कथन सही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसके प्रसाद पर्यंत। ये कथन सही है नहीं। देन हाउ सी। यस, हाँ सी। उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 164(1) जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है या राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति और निर्वाचन के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ऐसा वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये संभवतः मेरे ख्याल से आज का आखिरी प्रश्न होना चाहिए। तो आज इतना ही है। आप एक प्रश्न और है, सॉरी। राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़ लेंगे इसे पूरा और देख लेंगे वीडियो पॉज करके। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ए इसका सही आंसर है। ये आज का आखिरी प्रश्न था और आज के लिए इतना ही है दोस्तों। फिर अगले किसी वीडियो मिलेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें। थैंक यू।